तो आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो ओमनी रिटेल चैनल में काम करती है और पिछले कुछ टाइम से कंसिस्टेंटली 50-60% से अपने रेवेन्यू बिजनेस को ग्रोथ करा रही है। कंपनी का नाम है पर्पल यूनाइटेड सेल्स। इस कंपनी के नाम से आई थिंक आपको पता नहीं लग रहा होगा, बट ये कंपनी यू कैन से किड्स वियर वाले सेगमेंट में काम करती है। यू कैन से किड्स का जो अपीयर वाला सेगमेंट होता है और जो फुटवियर वाला सेगमेंट होता है, उसके अंदर काम करती है। और इसका मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस किड्स वर्टिकल से ही आता है और यू कैन से किड्स वर्टिकल के अंदर ही इसके जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, फॉल करते हैं। इस कंपनी को मैंने ओमनी रिटेल बिजनेस इसलिए बोला बिकॉज़ इस कंपनी का बिजनेस यू कैन से खुद के स्टोर से भी आता है एंड साथ में ई-कॉमर्स जो वेबसाइट्स हैं, ई-कॉमर्स जो प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ से भी आता है एंड साथ में इनका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का भी बिजनेस है एंड साथ में जो इनके यू कैन से जो बड़े-बड़े क्लाइंट्स हैं, यू कैन से लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स हैं जो मल्टी ब्रांड आउटलेट्स होते हैं, वहाँ से भी इसका बिजनेस आता है। तो ये कंपनी ओवरऑल यू कैन से एक ओमनी रिटेल चैनल सेगमेंट में काम करती है। तो मैंने एक यू कैन से बेसिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी पर्पल यूनाइटेड के बारे में। अब एक बार ये देख लेते हैं, हम लोग जब किसी कंपनी को शुरुआत में डिस्कस करते हैं, तो एक बार उसका जो बेसिक बिज़नेस स्ट्रक्चर होता है और रिसेंट में जो आईपीओ आया, तो इस तरह से क्या-क्या सीट्स आए, तो उनका भी डिस्कशन करते हैं। तो बेसिक बिज़नेस का हमने डिस्कशन किया। इस कंपनी का वैसे क्वार्टर 3 एफवाई 25 के अंदर आईपीओ आया था और लगभग 32 करोड़ रुपए का फ्रेश अलॉटमेंट इन्होंने रेज़ किया था। मतलब 32 करोड़ रुपए रेज़ करे थे, फ्रेश इक्विटी शेयर्स करे। मतलब यहाँ पे कोई ऑफर्स नहीं था, ऑफर फॉर सेल कुछ नहीं था। प्रमोटर ने पैसा रेज़ किया अपनी कंपनी के अंदर, कंपनी के बिज़नेस को एक्सपांड कराने के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है यदि कोई कंपनी आईपीओ लाती है और वो यू कैन से 100% जो आईपीओ आ रहा है फ्रेश अलॉटमेंट कर रही है, ताकि वो सारा का सारा पैसा कंपनी की बिज़नेस ग्रोथ में आके अलॉट होता है और कंपनी की बिज़नेस अच्छे से ग्रो कर पाता है। तो यू कैन से आपको इसी से पता लग गया होगा कि प्रमोटर यहाँ पे कंप्लीटली अपने बिज़नेस को रैपिडली एक्सपेंड कराने के पर्सपेक्टिव से आईपीओ से पैसा रेज़ किया था। 32 करोड़ का यू कैन से इन्होंने आईपीओ से पैसा रेज़ किया था। उसके बाद में आप लोगों को याद होगा एफवाई 25 कंप्लीट होने के बाद में जब आईपीओ आया था, उसका जो अगला क्वार्टर कंप्लीट हुआ था, इनका रिजल्ट आया था, उसके बाद में एफवाई 25 के टाइम पे कंप्लीशन के बाद में इनका जो टोटल रिटेल स्टोर काउंट था अराउंड 43 के आसपास में था। मैनेजमेंट ने एफवाई 27 के लिए क्या ग्रोथ गाइडेंस दिया था कि हम लोग एफवाई 27 के अंदर यू कैन से शुरुआत में गाइडेंस दिया था लगभग 20 से 30-40 स्टोर ओपन करने का, बट बाद में यू कैन से H1 एफवाई 26 के बाद में अपना गाइडेंस बढ़ा के बोला था कि हम लोग हमारा स्टोर काउंट लगभग 100 के आसपास पहुंचाना चाहते हैं एफवाई 26 के अंदर। तो मतलब ये कंपनी का यू कैन से आईपीओ के बाद में जो पैसा आया था उसको कंपनी यूटिलाइज करके रैपिडली अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रही थी। तो एक बार देखते हैं इस कंपनी को और में डिटेल में डिस्कस करने के लिए। आपको पता होगा इस कंपनी के रिसेंट में क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए थे एंड 2 दिन पहले ही कंपनी की मैनेजमेंट तरफ से कॉन कॉल भी हो गया है। तो इस कंपनी को डिटेल में डिस्कस करने के लिए पूरे डिस्कशन को 3 से 4 पार्ट में रखेंगे। फर्स्टली इसका बिजनेस प्रोस्पेक्ट क्या होता है, किस तरह से बिजनेस काम करती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कुछ और जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है कंपनी की, उसके थ्रू डिस्कस करेंगे। साथ में ये डिस्कस करेंगे कि जो इनकी एक्चुअल डिलीवरी हुई है यू कैन से एफवाई 26 के अंदर इनके गाइडेंस को किस तरह से ओवर अचीव कर रही है या फिर अंडर अचीव कर रही है। एंड उसके बाद में जो कॉनकोल के मेजर जो हाइलाइट्स हैं, उनको एक बार डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली एफवाई 27 एफवाई 28 के अंदर इस कंपनी का बिजनेस आउटलुक किस तरह से दिखाई देगा एंड साथ में यहाँ पे किस तरह की यू कैन से डील बन सकती है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं यू कैन से बिजनेस इन्फॉर्मेशन के बारे में एंड साथ में ही यू कैन से जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं या फिर हाफ ईयरली जो रिजल्ट आए हैं, उनके बारे में एक बार डिस्कस करने के लिए कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रिलीज करी है, उसको मैं एक बार यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस कर पाएँ। तो आई थिंक आपको दिखाई दे रही होगी। तो इस कंपनी के यू कैन से एफवाई 25 के बाद में स्टोर काउंट था 43 के आसपास में। एफवाई 26 के अंदर इसका स्टोर काउंट हो गया था, एफवाई 26 एंड होने के बाद में 109 स्टोर हो गए थे और लास्ट 1 महीने में लगभग यू कैन से 2 स्टोर और ओपन कर दिए हैं। तो करंटली इसका स्टोर काउंट हो गया 111 स्टोर के आसपास में। ये कंपनी 22 स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट है, मतलब यू कैन से 22 राज्यों के अंदर इसके स्टोर्स हैं, अलग-अलग स्टेट्स के अंदर स्टोर हैं। यू कैन से लगभग मेजॉरिटी जो कंपोजिशन होता है वो वैसे पंजाब से आता है, बिकॉज़ इनके जो प्रमोटर है उस वाले टेरिटरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो वहाँ पे इनको शुरुआत में बिज़नेस को स्टेबल करने में ज़्यादा कम्फर्ट आया था। टोटल सिटी जो कवर करी गई है लगभग 50 के आसपास सिटीज़ यहाँ पे कवर्ड है। एंड यदि बात करें यू कैन से इनके वेयरहाउस के बारे में, जो इनका एक सिंगल वेयरहाउस है मुंडका दिल्ली में, उसकी साइज़ लगभग 30,000 स्क्वायर फीट कैपेसिटी का है। एंड जो करंट इनका एम्प्लॉयी स्ट्रेंथ है लगभग यू कैन से 650 के ज़्यादा इनका एम्प्लॉयी है। इनके पास जो टोटल एसक्यूज़ है यू कैन से अपीयरेंस वाले सेगमेंट में और यू कैन से फुटवियर वाले सेगमेंट में वो लगभग 650 के आसपास में है। तो हमने एक कंपनी का बेसिक एजेंडा यहाँ पे डिस्कस किया है, बेसिक फ्रेमवर्क डिस्कस किया है कि कंपनी रिटेल के अंदर फोकस कर रही है और एफआई 25 के अंदर ये कंपनी रिटेल पे फोकस करना स्टार्ट किया था। एफआई 20 जब आईपीओ आया था उसके बाद से ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया था। बट उसके पहले ये कंपनी यू कैन से डिस्ट्रीब्यूशन लीड बिजनेस मॉडल में थी, बिकॉज़ ये कंपनी ब्रांड जो बच्चों के जो ब्रांड होते हैं, उस पे काम करती है।
और जो बच्चों का ब्रांड है, तो इनका काम था कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा हमारा यू कैन से हमारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करें। वहाँ जैसे जो एक नॉर्मली एफएमसीजी कंपनी करती है, जो लाइक नाइकी, पूमा वो सब करता है, वो वाला बिज़नेस मॉडल इन लोगों ने ले रखा था। बिकॉज़ जो कंपनी के प्रमोटर है मिस्टर सेठ, वो लाइक पहले नाइकी और पूमा में काम किए हुए हैं, वहाँ का उनको वर्क एक्सपीरियंस है। उसी को उन्हें यूटिलाइज़ करके कौन से डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे काम करना स्टार्ट किया और अपनी ब्रांड प्रेजेंस बनाई और साथ में जो लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स होते हैं, जैसे रिलायंस का स्टोर हो गया या वी मार्ट का स्टोर हो गया, तो अलग-अलग स्टोर के अंदर खुद के ब्रांड्स को वहाँ पे प्लेस करने का काम करना स्टार्ट किया। तो हुआ क्या था लाइक एफवाई 24 एफवाई 25 के अंदर इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला मॉडल था अराउंड 70-80% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता था। और जो इनके लार्ज फॉर्मेट स्टोर होते थे उनको वो लोग यू कैन से की अकाउंट्स बोलते थे। वहां से इनका बिजनेस यू कैन से 15-20% के आसपास में आता था, रिटेल से कम आता था एंड साथ में यू कैन से ई-कॉमर्स तो उतना स्टार्ट हुआ ही नहीं था। बट एफआई 26 के बाद में उनकी पूरी पूरी पिक्चर ही चेंज हो गई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो उनका रिटेल बिजनेस एफआई 25 में 21% के आसपास में था, वो बढ़ के कितना हो गया एफआई 26 में 40% हो गया। बिकॉज एफआई 26 के अंदर इस कंपनी ने रैपिडली अपना स्टोर एक्सपेंशन किया है। 43 से 109 स्टोर तक पहुंच गए हैं। मतलब मोटा मोटी कह सकते हो लगभग 65 के आसपास नए स्टोर लॉन्च करे इन लोगों ने एफआई 26 के अंदर। तो स्टोर एक्सपेंशन जो उनका ग्रोथ रेट है एफआई 26 के अंदर एफआई 25 के कंपैरिजन में लगभग लगभग 150% के आसपास में है। एंड जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस था, जो लगभग 71% कंट्रीब्यूट करता था एफआई 25 में, वो घट के कितना हो गया? 38% के आसपास में हो गया। एंड यही रीजन है, आप जब देखोगे स्क्रीनर पे इसका डेटा, तो एफआई 25 के बाद में इनका जो रिसीवेबल्स का नंबर था, वो ज्यादा दिखाई पड़ता था एंड साथ में सीएफओ ज्यादा नेगेटिव होता था। बिकॉज़ डिस्ट्रीब्यूशन वाले बिजनेस के अंदर आपका पैसा आता है 40 से 50 60 दिन बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूटर से। जबकि रिटेल के अंदर जब आइटम कोई खरीदने गया, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके गया, तुरंत सामान खरीदा, तुरंत पेमेंट करके आ जाते हैं। तो वहाँ पे इनका ऑन द स्पॉट यू कैन से कैश रियलाइजेशन हो जाता है, कोई रिसीवेबल्स नहीं बनता है। और यही कंपनी की मैनेजमेंट का स्ट्रेटजी है कि हम लोग हमारे रिटेल वाले सेगमेंट को बढ़ा के लगभग यू कैन से 60 से 65% तक लेके जाना चाहते हैं नेक्स्ट 1 से 2 साल के अंदर। जिस तरह से इन लोगों ने रैपिडली एक्सपेंड किया 21% से 40 तक आए, तो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट अराउंड 1 डेढ़ 2 साल के अंदर ये लोग इस वाले वर्टिकल को 60 से 70% तक लेके भी इजीली जा सकते हैं। जो इनका की अकाउंट्स वाला सेगमेंट है, जो लार्ज फॉर्मेट स्टोर जैसे मैंने बताया आपको वी-मार्ट टाइप हो गया, रिलायंस रिटेल टाइप हो गया, जो बड़े-बड़े मल्टी ब्रांड आउटलेट्स होते हैं, इसके अंदर इसका जो लास्ट ईयर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 5% के आसपास में था, वो बढ़ के अभी 20% के आसपास में हो गया है। और जो इनका ऑनलाइन वाला ई-कॉमर्स वाला बिजनेस था, उसपे ऐसा कोई बड़ा ग्रोथ ट्रिगर यहाँ पे दिखाई नहीं दिया है। बट मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर बोला है कि हम लोग यू कैन से हमारा जो ऑनलाइन वाला बिजनेस वर्टिकल है, उसके अंदर हम लोग हमारा रेवेन्यू इस तरह से अच्छे से ग्रोथ कराएँगे। इन्होंने खुद की वेबसाइट भी बना ली है, वहाँ पे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर ली है। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि एफवाई 27 के अंदर इनका जो ऑनलाइन वाला ई-कॉमर्स वाला जो रेवेन्यू होगा, वो पूरे रेवेन्यू का लगभग 10 से 12% कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो मैंने एक आइडिया पूरा बेसिक आइडिया लेने की कोशिश करी है कि जो पर्पल यूनाइटेड सेल्स है, ये किस रेट से या फिर किस डायरेक्शन में अपना धंधा कर रही है और इसका यू कैन से जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, वो कौन से डायरेक्शन में भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहले यू कैन से काइंड ऑफ यू कैन से डिस्ट्रीब्यूटर लीड मॉडल पे थे, बिकॉज़ ये पर्पल यूनाइटेड एक ब्रांड है बच्चों का, मल्टीपल इसके प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल ब्रांड्स हैं, तो ये पहले डिस्ट्रीब्यूशन लीड मॉडल पे थे, अब डायरेक्टली रिटेल पे फोकस कर दिया है। तो अभी भी इनका मिक्स काइंड ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, रिटेल भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, की अकाउंट्स भी ऑनलाइन भी है। तो इसको कह सकते हैं इट्स नॉट ए रिटेल बिजनेस, इट्स ए ओमनी चैनल रिटेल काइंड ऑफ बिजनेस। मतलब ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, डिस्ट्रीब्यूशन लीड मॉडल भी सारा सब कुछ है, राइट? तो हमने काइंड ऑफ कंपनी के पूरे बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश करी। तो जो इनका यू कैन से अपीयरल वाला सेगमेंट है, वो पूरे बिजनेस का लगभग 65% के आसपास में कंट्रीब्यूट करता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी 64% कंट्रीब्यूट किया एफवाई 26 के अंदर। एंड साथ में इनका जो यू कैन से फुटवियर वाला सेगमेंट है, वो लगभग यू कैन से 35% के आसपास में कंट्रीब्यूट करता है। एंड इसके जो मेजरली स्टोर ओपन होते हैं, यू कैन से ये मॉल के अंदर भी स्टोर ओपन करते हैं और जो हाई स्ट्रीट होती है जहाँ पे ऑलरेडी फुटफॉल बहुत ज्यादा होता है, वहां पे भी मैंने स्टोर ओपन करते हैं। तो इनका जो यू कैन से टोटल स्टोर है उसमें से ब्रेकअप कर लें तो मॉल के अंदर लगभग 23 स्टोर्स हैं और हाई स्ट्रीट के अंदर लगभग 88 स्टोर के आसपास में है। तो मेजोरिटी ऑफ इनका स्टोर कंट्रीब्यूशन होता है वो 88 स्टोर जो है हाई स्ट्रीट वाले हैं, उसके अंदर दिखाई पड़ रहा है। बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी फुटफॉल है, तो यदि आपने वहाँ पे यू कैन से हाई रेंटल देके स्टोर भी ओपन किया, तो वहाँ पे आपको यू कैन से कस्टमर ट्रैक्शन मिल जाता है। ऑल्दो हाई स्ट्रीट में जाने के लिए इनको हाई रेंटल पे करना पड़ेगा, बट जैसे मैनेजमेंट ने बता रखा है, जैसे हमें पता लगता है इनका जो एएसपी है, एवरेज सेल्स पर ऑर्डर है, वो लगभग 1000 रुपए के आसपास में है। इसका मतलब यू कैन से बच्चों वाले एक प्रीमियम सेगमेंट के अंदर काम करती है। जैसे फर्स्ट क्राई का आपने नाम सुना होगा, वो वैल्यू सेगमेंट के अंदर काम करती है। जबकि यहाँ पे पर्पल यूनाइटेड है, वो यहाँ पे यू कैन से प्रीमियम सेगमेंट के अंदर काम करती है। तो यहाँ पे लेट्स से जब प्रीमियम सेगमेंट के अंदर काम कर रही है, आपकी सेल्स वैल्यू ज्यादा है पर ऑर्डर, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे हाई स्ट्रीट के अंदर अपने स्टोर ओपन कर सकते हो। तो हमने ओवरऑल एक मिक्स काइंड ऑफ एक बिजनेस के बारे में यहाँ पे जानने की कोशिश करी है। अब एक बार देखते हैं कि मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया था एफवाई 26 के लिए कि हम लोग हमारे स्टोर ओपन करेंगे लगभग यू कैन से 100 के आसपास, वो तो अचीव कर ही लिया है। रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे किस तरह की डिलीवरी हुई है, उसको भी एक बार यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो जो रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं मैनेजमेंट ने, उनको एक बार यहाँ पे गो थ्रू करते हैं।
तो यहाँ पे आपको पता होगा ये एसएमई कंपनी है, तो यहाँ पे यू कैन से वाई ऑन वाई रिजल्ट ही यू कैन से हाफ ईयरली रिजल्ट प्रेजेंट करती है। तो लास्ट ईयर का H2 FY25 था, उससे H2 FY26 के अंदर इनका रेवेन्यू किस तरह से ग्रोथ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट ईयर H2 के अंदर इनका रेवेन्यू था लगभग 72-73 करोड़ रुपीस के आसपास में। अभी जो रेवेन्यू डिलीवर हुआ है H2 के अंदर लगभग 110 करोड़ रुपए के आसपास का डिलीवर हुआ है। मतलब वाई ऑन वाई इनका रेवेन्यू यहाँ पे 51% से ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें एक्सपेंसेस के बारे में, तो इनका एक्सपेंसेस जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, वो यहाँ पे लगभग 47% से ग्रोथ किए हैं। यही रीजन है इनका इबिटा यहाँ पे लगभग 74% से ग्रोथ किया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट की। बिकॉज़ जैसे आपको पता है अगर नए स्टोर यहाँ पे लॉन्च करते हैं, तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन भी दिखाना पड़ता है। तो इन लोगों ने FY26 के अंदर बहुत रैपिडली स्टोर यहाँ पे लॉन्च किए हैं, जिसकी वजह से इनका डेप्रिसिएशन का कॉस्ट बहुत ज्यादा रेट से ग्रो किया है, 268% के आसपास में। बात करें इंटरेस्ट कॉस्ट के बारे में, तो आपको पता ही होगा जब नए स्टोर लॉन्च कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल के इन लोगों ने मे बी लोन लिया होगा, बैंक फैसिलिटीज ली होंगी, तो इनका इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी 113% से ग्रोथ किया बिकॉज़ स्टोर का एक्सपेंशन 150% के आसपास में हुआ वाई ऑन वाई। बात कर लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, तो इनका प्रॉफिट यहाँ पे वाई ऑन वाई 41% के आसपास से ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है। इनके जो इबिटा मार्जिन थे वो लगभग 19-20% के आसपास में, 21% के आसपास में लगभग स्टेगनेंट से दिखाई देते हैं, तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। बात करते हैं पैट मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो इनका पैट मार्जिन लगभग 8 से 10% के बीच में वेरी करता है मल्टीपल यू कैन सी क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर। तो हमने एक यू कैन सी H2 FY26 के यहाँ पे डिस्कशन करी। अब बात करते हैं कि FY25 से FY26 के अंदर किस तरह से इनका बिजनेस मोमेंटम दिखाई दिया है। बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में, तो वाई ऑन वाई इनका रेवेन्यू 65% से ग्रोथ किया है। बात करें EBITDA के ग्रोथ के बारे में, तो इनका EBITDA यहाँ पे लगभग 76% से ग्रोथ किया है। वही हमने जो डिस्कस किया, डिप्रिसिएशन की कॉस्ट ज्यादा है, इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा है, इसी की वजह से इनका जो प्रॉफिट की ग्रोथ रेट आई यहाँ पे केवल 45% के आसपास में आई है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट की गाइडेंस थी उसको यहाँ पे ओवर अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस था कि हम लोग अराउंड 100 के आसपास कर लेंगे, एक्चुअल डिलीवरी 109 के आसपास में है। तो ये काइंड ऑफ यहाँ पे हमें नंबर्स देखने को मिले हैं इनके FY26 के। और यदि बात करें कुछ बाकी के पैरामीटर के बारे में, तो ऐसे जैसे इनका जो बोरोविंग है वो यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया है, लाइक टोटल बोरोविंग है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जो वर्किंग कैपिटल यू कैन से इन्वेंटरी फुलफिल करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल लोन लेना पड़ता है उसको यहाँ पे लिया गया है, जिसकी वजह से इनका यू कैन से लाइक थोड़ा यहाँ पे बोरोविंग्स बढ़ गया है। बाकी के कुछ और फाइनेंशियल पैरामीटर की बात करें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, EBITDA सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। लेट्स सी कुछ और इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर पॉइंट्स आ रहे हैं। हाँ, जो उन्होंने कुछ-कुछ स्टोर लॉन्च करे हैं, उनका यहाँ पे कुछ पिक्चर्स यहाँ पे ऐड किया है। यस, मतलब इनका प्रीमियम वाले फैशन वाले सेगमेंट के अंदर काम करते हैं, 100 सुपर स्टोर हो गए हैं। तो वो वाला पार्ट ही है, ये मल्टीपल स्टोर लॉन्चिंग का प्रोग्राम्स है, कुछ सोशल एक्टिविटीज भी हैं। ठीक है, तो हमने मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के डिस्कस कर लिए हैं। तो एज़ सच मतलब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स बचे नहीं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर। तो एक बार नंबर्स को थोड़ा एक बार समराइज करने की कोशिश करते हैं एक बार। राइट, तो यहाँ पे आपकी पर्पल यूनाइटेड यू कैन से ठीक है, एक एसएमई कंपनी हम लोग मानते हैं, बिल्कुल एसएमई कंपनी है। तो एसएमई कंपनी ठीक है, यू कैन से हाफ ईयरली रिजल्ट अपने प्रेजेंट करती है, क्वार्टर रिजल्ट प्रेजेंट नहीं करती है। तो वो यहाँ पे यू कैन से एक थोड़ा बैक पॉइंट रह सकता है बिकॉज़ छोटी कंपनी है, लगभग 330 करोड़ रुपीस के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। बिज़नेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से जिस तरह से मैनेजमेंट की गाइडेंस थी उसको यहाँ पे डिलीवर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, अब ये कि आगे के फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए किस तरह से मैनेजमेंट ने कमेंट्री है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और जो रिसेंट में एक बार कॉनकॉल हुई है, उसको एक बार डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। कॉनकॉल के अंदर कुछ ऑपरेशनल हाइलाइट्स के बारे में भी बात करी गई है एंड साथ में आगे का किस तरह से फ्यूचर बिज़नेस एक्सपेंशन प्लान है, उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। तो कॉनकॉल के जो मेजर हाइलाइट्स हैं, वन बाय वन मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने पूरा अच्छे से नोट डाउन कर रखे थे सारे कॉनकॉल के हाइलाइट्स को। तो आई थिंक हमने बेसिक बिज़नेस के बारे में तो डिस्कस कर ही लिया। बात करते हैं स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से। तो ऑलरेडी इनका जो स्टोर एक्सपेंशन का यू कैन से वो डिलीवरी भी हो चुका अच्छे से। और बात करें ई कॉमर्स वाले ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से, तो इनका कहना है कि करंटली हमारा जो टोटल ऑर्डर काउंट है हमारी खुद की वेबसाइट से, मिंत्रा से, अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, वो लगभग 1000 ऑर्डर पर डे के आसपास में है। दे आर टारगेटिंग कि इसको हम लोग डबल कर सकें और हमारा जो डबल से भी ज़्यादा कर सकें, ताकि हमारा यू कैन से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन टोटल रेवेन्यू का ई कॉमर्स वाला पार्ट लगभग 10 से 12% बिलॉन्ग करना स्टार्ट कर जाए। बात करते हैं इन लोगों ने हाँ, एक इनका यू कैन से खुद का जो खुद का ब्रांड है, तो यू कैन से पर्पल यूनाइटेड का जो इंस्टा पेज है उसके अंदर लगभग 67,000 फॉलोवर्स हैं। तो वहाँ से नए-नए यू कैन से जो भी इनके प्रोडक्ट्स आते हैं, एसक्यूज़ आते हैं, उनकी वहाँ पे ब्रांडिंग करते रहते हैं। तो भी एक अच्छी बात है। मैनेजमेंट ने साफ-साफ बोला कि जो टियर 2 टाइप ऑफ सिटीज़ हैं, लाइक भोपाल है, इंदौर है, चंडीगढ़ है, जयपुर है, उन सिटीज़ को हम लोग ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, लाइक मैनेजमेंट का कहना होता है कि यार जो टियर 2 टाइप ऑफ सिटीज़ है ना, वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो ठीक-ठाक इनकम कर लेते हैं। एंड साथ में यू कैन से वहाँ पे जो बच्चे हैं वो एस्पायरिंग यू कैन से एस्पायरिंग फैशन को लेने के पर्सपेक्टिव से वाले उस टाइप के किड्स हैं।
तो जैसे ही वो स्टोर पे आते हैं तो हमारी सेल्स बन जाती है। तो लोग मेजरली टारगेट कर रहे हैं टियर 2 टाइप ऑफ सिटीज को, जहाँ पे यू कैन जस्ट अबव मिडल क्लास काइंड ऑफ जो कस्टमर्स हैं वो यहाँ पे फुटफॉल दिखाई पड़ता है। अब इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर डिस्कस कर लेते हैं इनका। पर स्टोर मैट्रिक्स क्या होता है? जब एक नया स्टोर लॉन्च होता है उसके बाद में कब जाके EBITDA पॉजिटिव होता है और कब जाके बढ़िया रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट करने लग जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये जानेंगे तभी हमें पता लगेगा कि जो फ्यूचर में लोग स्टोर एक्सपेंशन करेंगे क्या वो उतना प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो जैसे ही अपना इनका जो स्टोर साइज होता है लगभग 1200 से 1500 स्क्वायर फीट के आसपास का स्टोर होता है। या तो हाई स्ट्रीट में खोलते हैं या फिर एक मॉल के अंदर खोलते हैं, या फिर जो नई कोई सोसाइटी बस रही होती है वहां पे जाके अपना स्टोर ओपन करते हैं। तो इनका नॉर्मली जो ट्रेजेक्टरी रहता है कि जब स्टोर ओपन करते हैं तो विद इन 3 मंथ्स हमारा स्टोर यहाँ पे लगभग 3 से 4 लाख रुपीज की मंथली सेल्स करना स्टार्ट कर देता है। और विद इन 6 मंथ्स 6 महीने के अंदर अंदर हमारा इबिट्टा पॉजिटिव हो जाता है और लगभग लगभग 6 लाख रुपए के आसपास की मंथली सेल्स करना स्टार्ट कर देता है। एक बहुत अच्छी बात है नए स्टोर के लिए कि 6 महीने के अंदर इनका नया स्टोर इबिट्टा पॉजिटिव हो जा रहा है, सेल्फ सस्टेनेबल बन जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। और विद इन 12 मंथ्स 1 साल के अंदर अंदर इनका स्टोर लगभग 8 से 9 लाख रुपीज की मंथली सेल्स यहाँ पे जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। और 1 साल जब स्टोर ऑपरेशनल हो जाता है तो इनके इबिट्टा मार्जिन लगभग लगभग 20 से 22% के आसपास बनना स्टार्ट हो जाते हैं उस नए स्टोर से जो 1 साल यहाँ पे ऑपरेशनल हो गया। मतलब पर्पल यूनाइटेड जो भी नए स्टोर यहाँ पे लॉन्च करेंगे फ्यूचर के अंदर 1 साल के बाद में उस स्टोर से लगभग 20-22% का इबिट्टा मार्जिन बनना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज मेरे को दिखाई पड़ रही है। उन्होंने कुछ बाकी के और पैरामीटर भी शेयर किए पर एक साल जब पुराना स्टोर हो जाता है उसका यूनिट इकोनॉमिक्स क्या रहता है, तो उनका कहना है कि हमारा जो ग्रॉस मार्जिन बनता है लगभग 55 से 60% के बीच में बनता है। हम लोग हाई स्ट्रीट और मॉल्स के अंदर हमारे स्टोर खोलते हैं तो यहाँ पे हमारे जो मंथली रेंटल कॉस्ट होती है मंथली रेवेन्यू का 17% के आसपास हो जाती है। तो 1 साल बाद में स्टोर का जो मंथली रेवेन्यू होता है लगभग 8 से 9 लाख रुपए के आसपास होता है। 17% का रेंटल कॉस्ट होता है लगभग से मोटा मोटी 1.5 लाख रुपए के आसपास में। इनका कहना है हमारा जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होता है, एम्प्लॉइज की सैलरी है, जो बाकी के खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी का जो बाकी का खर्चा है, वो लगभग 17% कंट्रीब्यूट करता है। और कुछ और हम लोग डिस्काउंट भी हटा दें, तो हमारा जो एक इबिट्टा जो बनता है एक स्टोर से, जो 1 साल पुराना हो गया, लगभग 22% के आसपास बनता है। तो इन लोगों ने अपना जो एक 1 ईयर ओल्ड पुराना स्टोर है, उससे कंप्लीटली यहाँ पे किस तरह से रेवेन्यू ब्रेकअप बनता है, किस तरह से यूनिट इकोनॉमिक्स बनती है, उसको यहाँ पे यू कैन से प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। और इनका ये भी कहना है कि यदि हम लोग मतलब इनका कहना है कि हमारा समर के अंदर एएसपी एवरेज सेल्स प्रोडक्ट कम होता है, लगभग 800-900 रुपए के आसपास होता है। जबकि विंटर्स के अंदर हमारा एएसपी जो एवरेज सेल्स प्रोडक्ट होता है, एवरेज सेल्स प्राइस होता है, वो यहाँ पे ज्यादा होता है, लगभग कौन से 1200 रुपए के आसपास होता है। बिकॉज गर्मियों के अंदर मतलब ऑब्वियसली मतलब लाइट काइंड ऑफ अपीयरल्स और कपड़े बिकते हैं, जबकि सर्दियों के अंदर यू कैन से आपको पता है विंटर वाले कपड़े बिकते हैं जिनका एएसपी एवरेज सेल्स प्राइस ज्यादा होता है। तो ये इनका कहना है कि जैसे हम लोग किसी स्टोर को यदि विंटर से पहले लॉन्च करते हैं तो विंटर के अंदर प्रॉफिटेबल हो जाता है। बिकॉज़ विंटर आएगी, एएसपी बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबल ऐसे ही हो जाएगा। तो 12 महीने से कुछ-कुछ स्टोर तो इनके हैं जो फर्स्ट या फिर सेकंड मंथ से यू कैन से एबिटा पॉजिटिव हो गए हैं। मतलब 12 महीने का इंतजार ही नहीं किया या 6 मंथ्स का इंतजार ही नहीं किया। तो वाला फैक्टर भी यहाँ पे दिखाई पड़ता है। यदि विंटर से पहले जो स्टोर हम लोग ओपन करते हैं वो जल्दी एबिटा पॉजिटिव होते हैं, जल्दी प्रॉफिटेबल बनते हैं। एंड साथ में मतलब इनका ये भी कहना है कि जब स्टोर हमारा प्री मैच्योर हो जाता है उस टाइम पे हमारा एएसपी यू कैन से मतलब 6 मंथ्स के आसपास में दैट इज कॉल्ड प्री मैच्योरिटी। उस टाइम पे लगभग 800 से 1000 रुपए का हमारा सेल्स रहता है, एएसपी रहता है। और जब मैच्योर हो जाता है 1 साल से ज्यादा एज का जब स्टोर हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उस टाइम हमारा एएसपी लगभग 1200 से 1400 रुपए के आसपास यहाँ पे वेरी करता है। सो मतलब अब मैनेजमेंट ने साफ-साफ बोला है कि हमारा जो मेजर फोकस है वो रिटेल पे है और ई-कॉमर्स पे है। बिकॉज़ यहाँ पे हमारे रिसीवेबल्स उतने ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ते, बिकॉज़ रिटेल के अंदर तो अभी आज प्रोडक्ट खरीदा कस्टमर ने तुरंत पैसे देके किया, तो वहाँ तो दिक्कत आती ही नहीं है रिसीवेबल्स की। ई-कॉमर्स के अंदर हाँ, ठीक है जो प्लेटफ़ॉर्म है जो मार्केट प्लेसेस हैं, वहाँ से थोड़े टाइम बाद में आपका यू कैन से कैपिटल वहाँ से रिलीज़ होता है। बट हाँ, जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला मॉडल है, उसके अंदर इनको इन्वेंटरी बिल्डअप करके डिस्ट्रीब्यूटर्स को देनी पड़ती है। विंटर की इन्वेंटरी इनको सितंबर देनी पड़ती है और समर की इन्वेंटरी इनको मार्च में देनी पड़ती है। और रिजल्ट इनको यू कैन से सितंबर और मार्च में प्रेजेंट करने पड़ते हैं। तो उनकी बैलेंस शीट के अंदर अच्छा खासा रिसीवेबल्स दिखाई पड़ता है। बिकॉज़ इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ पे इन्वेंटरी बिल्ड कर रखी है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा जो मेजर फोकस है करंटली वो रिटेल बिज़नेस पे है और साथ में ई-कॉमर्स बिज़नेस पे है, जिसके कारण हमारा यू कैन से मेजॉरिटी ऑफ द यू कैन से बिज़नेस रिसीवेबल्स के अंदर कन्वर्ट ना हो, हमें ऑन द स्पॉट कैश जनरेट यहाँ पे बन पाए। तो ये इन्होंने लाइक यू कैन से बताने की कोशिश करी है। और यदि अपन इन्वेंटरी डेज की बात करें तो इनका कहना है कि लाइक हमारे स्टोर पे 3 से 4 महीने के आसपास में यू कैन से इन्वेंटरी डेज बनता है, यू कैन से वही लगभग 120 डेज के आसपास में इन्वेंटरी डेज इनका बनता है किसी एक स्टोर के ऊपर। बात करते हैं कुछ और बाकी के पैरामीटर्स के बारे में कि ये लोग आगे का अपना एक्सपेंशन कैसे कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये कंपनी अपना आगे किस तरह से बिजनेस एक्सपेंशन करने का प्लान कर रही है। करंट इनका स्टोर काउंट कितना है? 111 के आसपास में।
कंपनी क्या बोलती है कि हमारा जब एक स्टोर 1 साल पुराना हो जाता है, उससे हम लोग मंथली लगभग 9 लाख रुपए की सेल्स कर पाते हैं। मतलब 1 साल के अंदर लगभग 1 करोड़ रुपीस के आसपास का रेवेन्यू यहाँ से बन पाता है। उससे हमारा मतलब यू कैन से एबिटा कितना निकलता है? लगभग 22% के आसपास निकलता है। मतलब 22% के एबिटा का मतलब आपके पास में एक स्टोर लगभग साल का 20 से 22 लाख रुपए आपको कैश बना के दे रहा है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि हमारे पास में लगभग एक्जिस्टिंग 100 स्टोर हो गए हैं, 100 से ज्यादा स्टोर हो गए हैं। एफवाई 27 के अंदर इस 100 स्टोर हमें लगभग 20 से 22 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट करके देंगे, जिसको हम यूटिलाइज करेंगे हमारे फर्दर स्टोर एक्सपेंशन के अंदर, राइट? तो सबसे अच्छा पॉइंट है। बट मैनेजमेंट का ये कहना है कि मैं जो ये 20 से 22 करोड़ रुपए बनेंगे, पर स्टोर हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है लगभग 70 लाख रुपीस, 70 लाख रुपए के आसपास लगता है। तो हम लोग हमारे इंटरनल एक्वायरल से जो हमारा कैश बन रहा है हमारे एक्जिस्टिंग स्टोर से, एक्जिस्टिंग बिजनेस से, उससे हम लगभग 30 से 40 स्टोर लॉन्च कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट का टारगेट है कि हम लोग एफआई 27 के अंदर अनदर 100 स्टोर लॉन्च करना चाहते हैं। मतलब एफआई 27 के एंड तक हमारा टोटल स्टोर काउंट लगभग 200 हो जाएगा। स्टोर एक्सपेंशन की ग्रोथ रेट 70, 80, 90% के आसपास ये लोग करना चाह रहे हैं। उसके लिए इनको वर्किंग कैपिटल चाहिए, एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए। कैपिटल कैसे रेज करेंगे? डेट से, इक्विटी से, बिकॉज खुद की जो कैपिटल बन रही है उससे तो 30 से 40 के आसपास ही स्टोर लॉन्च कर पाएंगे। तो बाकी के जो 50 से 60 स्टोर इनको लॉन्च करने हैं, उसके लिए इनको यू कैन से या तो डेट रेज करना पड़ेगा या फिर इनको इक्विटी से पैसा रेज करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट का कहना है कि हम लोग हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो वो 1 से कम ही रखना चाहते हैं। इसलिए हम लोग कंसिस्टेंटली एफर्ट लगा रहे हैं, हम लोग इक्विटी से नया पैसा यहाँ पे नया कैपिटल रेज करें। तो मतलब एक और बहुत अच्छा पॉइंट हो गया कि ये कंपनी अपना कैपिटल रेज कर रही है या इक्विटी या डेट से, उसको भी कंसिस्टेंटली अपने बिजनेस एक्सपेंशन में यूटिलाइज करने का प्लान कर रही है। तो बहुत अच्छी बात है। और मतलब यू कैन से सेल्फ सस्टेनेबली इस पॉइंट पे छोटी कंपनियों के 30 से 40 स्टोर खुद के पैसे से, खुद के कैश जो जनरेट हुआ उससे लॉन्च कर सकती है। मतलब 30-40% का स्टोर एक्सपेंशन तो खुद के पैसों से ही कर सकती है, बट इनको करना है 80% 90% के आसपास का स्टोर एक्सपेंशन। उसके लिए इनको पैसा रेज करना है। हाँ, बोल रहे हैं कि हम लोग मिक्स काइंड ऑफ पैसा रेज करेंगे, कुछ डेट से रेज करेंगे, कुछ इक्विटी से रेज करेंगे, ताकि हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ऊपर ना जाए। तो इन लोगों ने प्लान बताया है आगे के साल में जो अपना स्टोर एक्सपेंशन है उसके पर्सपेक्टिव का प्लान बताया है। अब बात करते हैं कि इन लोगों ने इंटरनली क्या टारगेट लिया है रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजमेंट ऐसा कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं दिया है रेवेन्यू ग्रोथ का। हाँ, स्टोर एक्सपेंशन की गाइडेंस दे दी है, बट रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस यहाँ पे नहीं दी है। बट इंटरनली टारगेट लिया है कि नेक्स्ट 2 साल तक वी आर टारगेटिंग कि कंसिस्टेंटली वाई ऑन वाई अराउंड अराउंड 90 टू 100% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ हम लोग अचीव कर पाए। इनका इंटरनल टारगेट है, गाइडेंस नहीं है मार्केट का। तो मतलब 100% 90, 80, 90% वाई ऑन वाई ग्रोथ का मतलब यदि 170 करोड़ रुपीस का इनका रेवेन्यू एफआई 26 का, तो दे आर टारगेटिंग इंटरनली कि एफआई 27 के अंदर इनका रेवेन्यू बने लगभग 300 से 325 करोड़ रुपए का। एफआई 28 के अंदर अगेन वाई ऑन वाई 80-90% का रेवेन्यू ग्रोथ कंसीडर करें तो दे आर टारगेटिंग अराउंड 500 से 600 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू। मतलब एफआई 27 दे आर टारगेटिंग समथिंग 300 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू, एंड एफआई 28 दे आर टारगेटिंग समथिंग 500 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू। ये उनके इंटरनल टारगेट्स हैं। लेट्स सी मतलब वो अचीव किस तरह से करते हैं। बट ऑल्दो इनको एफआई 27 का स्टोर एक्सपेंशन का प्लान है लगभग 80-90% की रेट से अपना स्टोर एक्सपांड करने का। उसको देखते हुए लग रहा है कि देयर इज पॉसिबिलिटी जो इनका इंटरनल टारगेट है अराउंड 80-90% से रेवेन्यू ग्रोथ करने का, उसको शायद अचीव कर सकते हैं। थोड़ा और कंजर्वेटिवली ले लें तो मे बी कंपनी अपना रेवेन्यू ग्रोथ एफआई 27 के अंदर मे बी 50 से 70% के बीच में डिलीवर कर सकती है। ये मैंने यहाँ पे कंजर्वेटिव मतलब चीजें यहाँ पे कंसिडर करी है। ऑल्दो मैनेजमेंट की या फिर कंपनी का जो इंटरनल टारगेट है वाई यहाँ पे 100% से रेवेन्यू ग्रोथ करने का है। बिकॉज इनके लगभग 110 स्टोर 111 स्टोर जो अब तक खुल चुके हैं, वो तो उनमें से लगभग 90 स्टोर के आसपास तो जो जनवरी तक खुल गए थे उनको 6 महीने हो चुके हैं। वो तो यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर कर ही देंगे एफआई 27 के अंदर। मतलब ये देखो, और आपके 80-90 स्टोर ऐसे हैं जो जिनको ऑलरेडी खुले हुए 5-6 महीने के आसपास हो गया, तो EBITDA पॉजिटिव है और अच्छा खासा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वहां से तो यू कैन से अच्छे खासी रेवेन्यू ग्रोथ आ ही जाएगी। जो नए स्टोर भी अभी ओपन होंगे यू कैन से वो विंटर आने से पहले ही अपना अच्छा खासा यू कैन से पर मंथ लगभग 7-8-9 लाख रुपए के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो जिस तरह से मैनेजमेंट का स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस है, यदि वो अचीव होता है तो ये हम लोग मान सकते हैं कि एफआई 27 के अंदर पर्पल यूनाइटेड सेल्स यहाँ पे अराउंड 60-70% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर कर सकता है। मतलब एफआई 27 का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू हो सकता है 250 से लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास में। 50% करेंगे तो यू कैन से इजीली वो तो यहाँ पे साफ साफ दिख ही रहा है, बिकॉज जो स्टोर इन लोगों ने ओपन करें वो जैसे ही मैच्योर होंगे तो 50% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ तो वैसे ही डिलीवर हो जाएगा एफआई 27 के अंदर। हाँ, ऊपर का टॉपअप का डिलीवरी करने के लिए उनको स्टोर एक्सपेंशन चाहिए। स्पेसिफिकली क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 के अंदर अच्छा खासा स्टोर एक्सपेंशन को करना पड़ेगा, ताकि विंटर के अंदर अच्छी खासी सेल्स हो सके, बिकॉज विंटर के अंदर इनका एएसपी थोड़ा ज्यादा होता है। बिजनेस एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से मैनेजमेंट के कुछ और पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
लाइक हमने ये तो डिस्कस कर ही लिया। हाँ, जो इनका D2C और यू कैन से ई-कॉमर्स वाला वर्टिकल है, इससे लगभग यू कैन से टोटल रेवेन्यू का 10 से 12% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। एंड साथ में इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिज़नेस मॉडल है, उसका रेवेन्यू घट के लगभग 15 से 20% के आस-पास रह जाएगा, जो यहाँ पे अच्छा खासा रिसीवेबल्स क्रिएट करता है। मतलब उसकी दिक्कत शायद मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा जो सीएफओ पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पूछा गया मैनेजमेंट से कि आपका सीएफओ पॉजिटिव कब हो जाएगा? तो मैनेजमेंट का ये कहना था कि हम लोग हमारा जब रिटेल का रेवेन्यू उसको लेट्स से टोटल रेवेन्यू का 70-80% आस-पास लेके जाएँ, उस टाइम पे हमारा सीएफओ इज़िली पॉजिटिव हो जाएगा। और वो लगभग यू कैन से जब हम लोग हमारा रैपिडली स्टोर एक्सपांड करेंगे, लगभग 300 के आस-पास स्टोर पहुँच जाएँगे नेक्स्ट 1 डेढ़ 2 साल के अंदर, उस टाइम पे हमारे यू कैन से सीएफओ पॉजिटिव हो जाएगा। बिकॉज़ ई-कॉमर्स का पैसा प्लेटफ़ॉर्म के पास में जाता है, जैसे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और यू कैन से अमेज़न के पास में आपका जितना डेज़ रहता है, लेट्स से वेंडर पेमेंट की डेज़ होती है, भाई 30 दिन बाद में आएगा, 35 दिन के बाद में आएगा, उस तरह से आपका पैसा क्रेडिट होता है। हाँ, आपकी जो खुद की ओन वेबसाइट है, वहाँ से तो पैसा आपको तुरंत आ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और आपका रिटेल वाला पैसा भी तुरंत आएगा, उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी आपके ई-कॉमर्स वाला पैसा जो आपका अटका रहता है 30-35 दिन वो, प्लस आपका डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल वाला जो आपका पैसा अटका रहता है लगभग यू कैन से 2 से 3 महीने, वो आपका थोड़ा डिले आएगा, वो थोड़ा रिसीवेबल्स में कन्वर्ट होगा। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ ये कंपनी यहाँ पे कंप्लीट रिटेल कंपनी नहीं है, ओमनी चैनल रिटेल काइंड ऑफ कंपनी है जो यू कैन से रिटेल स्टोर से भी अपना रेवेन्यू करती है एंड साथ में यू कैन से अपना यू कैन से ऑनलाइन बिज़नेस भी करती है एंड साथ में अपना डिस्ट्रीब्यूशन लीड बिज़नेस भी करती है और उनके जो की अकाउंट्स है लार्ज फॉर्मेट स्टोर है, एमबीओज है, वहाँ से भी इनका बिज़नेस आता है। तो ओवरऑल ये कंपनी ने यहाँ पे गाइडेंस दिया है अपने बिज़नेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से एफवाई 27 के लिए। एफवाई 28 के लिए भी मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि हम लोग अराउंड अराउंड इंटरनली टारगेट कर रहे हैं कि अराउंड अराउंड 80 और 100% के आसपास में हम लोग ग्रोथ करने का टारगेट लेके चल रहे हैं। अगेन वो उनका इंटरनल टारगेट है बट उसके लिए भी फिर इनको यू कैन से एफआई 28 के अंदर भी स्टोर एक्सपेंशन अच्छी रेट से डिलीवर करना पड़ेगा। बट हम लोग अभी बात करें एफआई 27 के पर्सपेक्टिव से। तो एफआई 27 के अंदर यदि अपन इस कंपनी को थोड़ा वैल्यूएशन वाले एंगल से भी यू कैन से थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करें, बिकॉज़ जो हमारे बाकी के पैरामीटर्स होते हैं किसी रिटेल बिज़नेस को किसी ओमनी रिटेल बिज़नेस को शॉर्टलिस्ट करने के, उसके अंदर कंपनी फिट होती हुई दिखाई पड़ती है। बिकॉज़ लगभग यू कैन से 50, 60, 70% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिलीवरी हो सकता है एफआई 27 के अंदर। साथ में इनका जो रिटेल स्टोर का एक्सपेंशन ग्रोथ रेट है वो भी लगभग 80-90% के आसपास में है। और जो हमारे यू कैन से जैसे-जैसे स्टोर एक्सपेंशन होगा वैसे-वैसे इनको ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिलेगा बिकॉज़ सेंट्रल कॉस्ट आपकी फिक्स हो जाती है। हाँ, आपके नए स्टोर की जो इंडिविजुअल स्टोर कॉस्ट होती है वो चलो ठीक है बढ़ सकती है बट आपका सेंट्रल टीम की जो कॉस्ट है वहाँ पे उतनी ज़्यादा बढ़ती नहीं है। तो वो आपको यू कैन से ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब ये जो छोटे-छोटे फैक्टर्स होते हैं उसी के कारण आपको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता है और आपका एबिटा मार्जिन पे हल्का-फुल्का कंट्रीब्यूशन होता है। तो हमारे जो बाकी के पैरामीटर्स हैं, यार ठीक है, ये जो किसी बिज़नेस को शॉर्टलिस्ट करने के पर्सपेक्टिव से, उनके अंदर कंपनी थोड़ी पास होती हुई दिखाई पड़ती है। तो मेरा पर्सपेक्टिव है यदि हमारे बाकी के जो इंपोर्टेंट पैरामीटर्स में यदि कोई कंपनी पास होती है, तो उसको हम लोग वैल्यूएशन एनालिसिस करते हैं। तो इस कंपनी को यदि वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करने की कोशिश करें, तो आप ये देखो, एफवाई 27 के अंदर इस कंपनी का एक्सपेक्टेड कितना रेवेन्यू हो सकता है लगभग, मैं कंजर्वेटिवली बात कर रहा हूँ। मैनेजमेंट टारगेट कर रही है 300 से 350 करोड़ के बीच का, बट मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ 250 से 300 करोड़ के बीच का, कि भाई ठीक है 50, 60, 70% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे इजीली ये लोग डिलीवर कर सकते हैं। जी, अच्छी बात है। इस कंपनी का एबिटा मार्जिन कितना होता है? लगभग 20 से 21% के आसपास में। पैट मार्जिन कितना होता है? लगभग 8 से 10% की रेंज के बीच होता है। अब यहाँ पे कैच आता है, कंपनी प्रीमियम सेगमेंट से बिलोंग करती है। यदि कंपनी अपने एबिटा मार्जिन यहाँ पे मेंटेन रख पाती है, उसी केस के अंदर ये वैल्यूएशन एनालिसिस यहाँ पे परफेक्ट जाएगा। अदरवाइज यदि इनके एबिटा मार्जिन बहुत तगड़े तरह से फॉल कर जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, उस टाइम पे कंपनी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव ब्लंडर हो सकता है। तो जो लोग भी वैल्यूएशन एनालिसिस को यहाँ पे अच्छे से समझ रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ, इस कंपनी के एबिटा मार्जिन को अच्छे से ट्रैक करना बहुत जरूरी है। ऑल्दो ये कंपनी प्रीमियम किड्स वाले सेगमेंट के अंदर काम करती है, तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि हमारा स्टोर 1 साल से पुराना हो जाता है, तो हमारा एबिटा मार्जिन लगभग 22% का जनरेट होता है, तो हमें इसको ट्रैक करना पड़ेगा। बिकॉज़ यदि एबिटा मार्जिन इसके फॉल कर जाते हैं, तो इसका रेवेन्यू ग्रोथ होने के बावजूद भी इनका प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर शायद नहीं हो पाएगा। वो चीज़ हमें बहुत ही माइनॉरिटी से ट्रैक करनी पड़ रही है। तो अगेन अभी मैं जस्ट अजम्पशन लेके चल रहा हूँ जो मैनेजमेंट ने गाइड किया है। 1 साल के बाद में हमारा एबिटा मार्जिन लगभग इवन से 22% होता है किसी नए स्टोर से। तो ओवरऑल इनका जो पास्ट का जो एबिटा मार्जिन चला आ रहा है लगभग इवन से 20-21% के आसपास चला आ रहा है, 20% के आसपास में। उसी के बेसिस पे इनका पैट मार्जिन लगभग 8 से 10% के बीच में वेरी करता है। तो यदि इनका मैं 8% का यदि इनका यू कैन से पैट मार्जिन लेता हूँ, बीयर वाले सिनेरियो के अंदर और यदि लेट्स से सबको अच्छा हुआ, अच्छा खासा ऑपरेटिंग लिवरेज मिला, तो यदि इनका पैट मार्जिन 10% लूँ, तो दोनों रेंज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एफआई 27 का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना था? 250 करोड़ से लगभग 300 करोड़ के बीच में। तो आप ये देखो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट कितना हो सकता है एफआई 27 का इस कंपनी का? 8% के पैट मार्जिन के अकॉर्डिंग और 250 करोड़ के यू कैन से बिजनेस के अकॉर्डिंग लगभग यू कैन से 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आ सकता है। और यदि थोड़ा और बुलिश बन के डिस्कशन करें तो 300 करोड़ रुपए इसका रेवेन्यू और यदि लेट्स से 10% का इनका पैट मार्जिन की गाइडेंस, तो इनका प्रॉफिट कितना बन सकता है? लगभग 30 करोड़ रुपए के आसपास में। तो इनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट कितना हो सकता है? उसकी रेंज क्या हो सकती है एफआई 27 के अंदर? लगभग 20 करोड़ से 30 करोड़ के बीच में। ये रेंज बड़ी इसलिए निकल के आई बिकॉज़ कंपनी छोटी है।
इसका मतलब जो अभी डिलीवरीज हो रही है, कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास पिछले 8-10 साल का डेटा है, तो हम लोग यहाँ पे एक बेटर प्रेडिक्टेबिलिटी कर पाएँ। पिछले 2-3 साल का डेटा है, कंपनी छोटी है, यदि हल्का-फुल्का भी कुछ इकोनॉमी में ऊपर-नीचे होगा तो कंपनी के ऑपरेशंस में इम्पैक्ट आएगा, जिसकी वजह से इनका हो सकता है एबिटा मार्जिन में डेंट पड़े। इसलिए हमें एक बड़ी रेंज लेके यहाँ पे डिस्कशन करना पड़ रहा है। तो हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट कितना कैलकुलेट किया FY 27 का? लगभग यू कैन से 20 करोड़ से 30 करोड़ रुपए के आसपास में पर्पल यूनाइटेड सेल्स का। तो आप ये देखो करंटली पर्पल यूनाइटेड सेल्स कंपनी की मार्केट कैप कितनी है? लगभग 330 करोड़ रुपए के आसपास में। तो इस कंपनी का FY 27 की अर्निंग के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड पी रेशियो कितना आएगा? यदि मैं 20 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कंसीडर करूँ तो इसका फॉरवर्ड पी आता है लगभग 16-17 के आसपास में। और यदि मैं 30 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कंसीडर करूं तो पर्पल यूनाइटेड सेल्स का फॉरवर्ड पी कितना निकल के आता है? लगभग 11 के आसपास में। मतलब पर्पल यूनाइटेड सेल्स यहाँ पे FY 27 की एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग इसका जो फॉरवर्ड पैग रेशियो का जो रेंज बन के आ रहा है लगभग 11 से 16 के बीच से बन के आ रहा है, मतलब 11 टू 16 के आसपास बन के आ रहा है। तो आप ये देखो पर्पल यूनाइटेड सेल्स एक ऐसी कंपनी जो ओमनी चैनल रिटेल सेगमेंट से बिलोंग करती है, एक कंज्यूमर कंपनी है जो FY 27 के अंदर अपने बिजनेस को अराउंड 50 से 70% के आसपास में ग्रोथ कर सकती है और उस कंपनी का स्टॉक करंटली अराउंड यू कैन से फॉरवर्ड पी रेशियो 11 से 16 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो यदि फॉरवर्ड पैग रेशियो की मैं बात करूं तो फॉरवर्ड पैग रेशियो निकल के आता है 0.2 से 0.3 के बीच में। तो आप ये बताओ एक ऐसी कंज्यूमर कंपनी जो लगभग अपने बिजनेस को 50 से 70% के बीच में ग्रोथ कर सकती है FY 27 के अंदर और उस कंपनी का स्टॉक करंटली अपने फॉरवर्ड पैग रेशियो लगभग 0.2 से 0.3 के आसपास में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है जो कैलकुलेशन हमने करी है उसके पर्सपेक्टिव से, बट दो यहाँ पे बड़े रिस्क फैक्टर है। फर्स्ट, EBITDA मार्जिन पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि EBITDA मार्जिन में दिक्कत आएगी तो हमारी कैलकुलेशन यहाँ पे फेल कर जाएगी। सेकंड सेकंड पर्सपेक्टिव हमारा यू कैन से ऐसा कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। जो मेजरली CFO वाला दिक्कत था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव है करंटली इस कंपनी का। तो मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि जैसे-जैसे हमारा रिटेल का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, हमारा CFO पॉजिटिव हो जाएगा नेक्स्ट 1-2 साल के अंदर। उसको ट्रैक करना पड़ेगा। अगेन बहुत यू कैन से ये कंपनी अच्छा हाई बिजनेस ग्रोथ करने वाली कंपनी है, एक अट्रैक्टिव फॉरवर्ड पैक रेशियो पे ट्रेड कर रही है, कंज्यूमर कंपनी है। बट यहाँ पे दो रिस्क मैंने जो डिस्कस करी है, EBITDA मार्जिन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, CFO यहाँ पे और ज्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसमें इंप्रूवमेंट ट्रेजेक्टरी के अंदर होना चाहिए। यदि ये दो चीज यहाँ पे मेंटेन करती है कंपनी मैनेजमेंट कर पाती है, तो यहाँ पे यू कैन से ये कंपनी अच्छा खासा यू कैन से बिजनेस ग्रोथ डिलीवर करते हुए इस कंपनी की मार्केट कैप यहाँ पे अच्छे से ग्रोथ कर सकती है। बिकॉज नॉर्मली मैंने देखा है जब बुल मार्केट आता है तो जो कंज्यूमर कंपनीज होती है जिनका बिजनेस लेट से 50-60-70% से ग्रोथ करता है, उनको 80-90-100 के आसपास का पी रेशियो भी मिलता है। तो आप ये देखो यदि कंपनी लेट से 30 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट कर पाती है FY 27 के एंड तक, या मे बी लेट से 20 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट कर पाती है FY 27 के एंड तक, और यदि FY 28 की बात करें यदि वहां पे 50% की ग्रोथ कंसीडर करें तो लगभग 30-35 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट कर पाती है कंपनी, और जिस कंपनी को लेट से 80 से 100 के आसपास का पी रेशियो मिलता है, तो यहाँ पे इस कंपनी की मार्केट कैप में एक्सपेंशन की यू कैन से फिजिबिलिटी बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती है। बट अगेन ये हमने हमने बहुत सारे अजम्पशन के बेसिस पे कैलकुलेशन करी है। अगेन EBITDA मार्जिन डेंट नहीं होना चाहिए, CFO इसका पॉजिटिव बनना चाहिए, CFO के अंदर यहाँ पे यू कैन से इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट होना चाहिए और ज्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इन दो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि ये चीज यहाँ पे कंपनी की मैनेजमेंट डिलीवर कर पाती है, उस वाले केस के अंदर पर्पल यूनाइटेड सेल्स यहाँ पे मेरे को बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन इस कंपनी के बारे में जस्ट मैंने मेरा एक पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने की कोशिश करी है कि मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में आपको ऐड करना है या फिर ऐड नहीं करना है। बिकॉज मैं बारी-बारी से बताता रहता हूं कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशंस, राइट? सो बस मेरा तो इतना इंटेंट रहता है, इतना कोशिश रहता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूं, इतना समझा दूं कि हर एक बिजनेस को आप भी सीख सको और एज ए ग्रोथ इन्वेस्टर बन के अपने पोर्टफोलियो का डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से ले सको।